हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल जीके जीएस मनुदा फॉर पीसीएस के लिए जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका स्वागत करता हूं। तो हम आज शुरू करने वाले हैं। वैसे क्वेश्चनों की बात करेंगे, हम वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे जो कभी ना कभी किसी न किसी पीसीएस में आ चुके हैं। हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को जो है कि पर वर्क करेंगे, ठीक है ना। तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ वैसे ही क्वेश्चनों को करेंगे जो ज़रूरी है, अनिवार्य है हमें जानना। तो हम शुरू करते हैं। ये 4 वीडियो इसके अंतर्गत आएंगे, तो हम एक एक करके शुरू करते हैं इसको। ये हमने लुसेंट से लिया है, तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए रखे हैं और आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा जूल। ठीक है, सही आंसर होगा हमारा जूल। अब इसी प्रकार से वो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो प्रकाश वर्ष का इकाई मात्रक है, ठीक है ना। प्रकाश की जो है एक प्रकाश वर्ष इकाई मात्रक है किसका। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन डी द्रव्यमानिकी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दूरी का। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है कि कभी ना कभी आ रखे हैं एग्जाम पीरियड में, तो इसलिए इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। नहीं, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, अगला क्वेश्चन हमारा 5 है जो इम्पोर्टेंट है। पारसेक किसकी इकाई मात्रक है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी जो है कि समय की, ऑप्शन सी प्रकाश की चमक की, ऑप्शन डी चुंबकीय बल की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरी की। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि हमारा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ हम कर रहे हैं इसलिए सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। तो पास्कल का इकाई मात्रक पास्कल किसका इकाई मात्रक है। ऑप्शन ए आर्द्रता की, ऑप्शन बी दाब की, ऑप्शन सी वर्षा की, ऑप्शन डी तापमान की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन जो है कि बी दाब की। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक जो है कि का जो है कि ऐसा मात्रक क्या होगा। ऑप्शन ए डाइन सेंटीमीटर, ठीक है ना, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन जो है कि मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी मीटर स्क्वायर जो है कि सेकेंड। ठीक है ना, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो इंपॉर्टेंट है हमारा। निम्न इगुमोस में से जो है कि क्वेश्चन थोड़ा हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो निम्नलिखित इगुमों में से जो है कि कौन भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं दिए गए हैं। ठीक है ना, सूत्र नहीं है। ठीक है ना, तो इसका बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 11 में से हमसे। तो बल एवं दाब, ऑप्शन बी कार्य एवं ऊर्जा, ऑप्शन सी आवेग एवं संवेग, ऑप्शन डी भार एवं बल। ठीक है ना, तो इसमें सही आंसर कौन सा है, विमीय सूत्र किसका नहीं सही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन 11 का क्या हो जाएगा हमारा, ए बल और दाब का जो है कि विमीय जो है कि बराबर नहीं होंगे अगर हम बीमा के रूप में इनको कन्वर्ट करके मिलान करेंगे। तो जो MLT के फॉर्मेट में आता है वही के होता है रूप इसका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है,
तो अदिश राशि है, इनमें कौन सा अदिश राशि है? तो ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी बलाघूर्ण, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी उपयुक्त इनमें से सभी। ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है ना, हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को कर रहे हैं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, ऊर्जा। इसका कोड जो है कि ये अदिश राशि है, सिर्फ ये डायरेक्शन मतलब नहीं होता है, इसमें सिर्फ मात्रा होती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 13 की। तो निकले में से कौन जो है कि सदिश राशि है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी लंबाई। तो इसका जो है कि सदिश राशि की बात की गई है, तो इसमें सदिश राशि कौन है? इसमें है ऑप्शन ए वेग, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 14 की। तो 14 कहता है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? तो दोनों को अगर अनुपात निकाले भाग देंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा? तो हमें प्राप्त क्या होगा? सिर्फ हमें जो है कि प्राप्त होगा द्रव्यमान, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम संवेग बराबर क्या होता है? एम भी होता है, तो भी से भाग दे देंगे तो सिर्फ हमें द्रव्यमान प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 15 की। शून्य में स्वतंत्र से गिरती हुई जो है कि गिरने वाली वस्तु का जो है कि क्या होता है, क्या कंडीशन होगा? ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए सामान्य गति होगी, ऑप्शन बी समान वेग होगा, ऑप्शन सी समान त्वरण होगा, ऑप्शन डी समान बल होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समान त्वरण होगा, ठीक है। अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कहता है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब भी तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई जो है कि बाह्य बल सक्रिय न हो। यह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए न्यूटन का जो है कि न्यूटन का गति नियम का विषय का प्रथम, ऑप्शन बी न्यूटन गति के नियम का विषय का द्वितीयक, ऑप्शन सी न्यूटन का जो गति विषय का जो तृतीयक। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो हम सिर्फ मेन चीज़ों पर फोकस करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 18 की। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीधा सीधी बात है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो प्रमेय और संवेग संरक्षण के सिद्धांत। तो ये कहाँ पे आएगा? संवेग संरक्षण का सिद्धांत इसका सबसे सही जवाब होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही गिरने की जो है कि आशंका बढ़ जाती है या हो जाती है, किसके कारण होता है? ये होता है, हमारा 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही कारण क्या है? ऑप्शन ए जो है कि ऑप्शन जो है कि इसका, हाँ क्या था क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका सही कारण क्या है? विराम जड़त्व, ठीक है ना। तो विराम यानी कि क्या था? वो विराम जड़त्व यानी कि विराम में था, तो वो विराम में रहने की कोशिश करता है। अगर फिर हम गति करवाएंगे तो फिर यह वो गिरने का चांस नहीं आएगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति में परिवर्तन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20 का कहता है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर जो है गिरते हैं। इसको जो है किसके जो द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए सापेक्ष सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन सी ऑप्शन डी न्यूटन का जो है कि तृतीय नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, न्यूटन का प्रथम नियम। अभी प्रकार से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। बल गुणक है, तो एफ बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम ए होता है। तो एम यानी कि एम ए हो गया और ये, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 22 की।
तो शरीर का जो वजन होता है, शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन बी कहता है कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन सी जो है कि विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। ऑप्शन डी मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। ये क्वेश्चन आरआरबी जो है कि रेलवे में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है कि बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 23 की। किसी मनुष्य का जो है कि भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? तो इसका सीधा सीधी 1/6 का नियम चलता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मात्र 100 न्यूटन। ये मेट्रो में आ चुका है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। पृथ्वी की सतह पर किसी भी वस्तु का भार जो है कि ठीक है, पृथ्वी की सतह पर किसी भी वस्तु का किसी भी का भी भार जो है कि 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, 9.8 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा हमारा जो है कि, ठीक है ना। तो हमारा निकल जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा वजन इसका, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन बी 3 किलोग्राम, ठीक है ना। तो ये नौतिया मतलब उसकी गुना करेंगे तो निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र के तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण का बल जो है कि अति अल्प है, इसकी वजह से, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्या है ये, कि ऑप्शन ए है चंद्रमा भारहीन होता है। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, यही वजह है, क्योंकि वहाँ कोई जो है कि बैरियर नहीं है, कोई जो है गुरुत्वाकर्षण या किसी अदर प्रकार का जो नहीं है जो अवरोध पैदा करे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होगा? तो 1 किलोग्राम राशि जो है, 1 किलोग्राम राशि का वजन होगा जो है कि 9.8 न्यूटन, ठीक है। जड़त्व आप क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 27 की। तो जड़त्व आघूर्ण है वह कोणीय त्वरण का गुणनफल होगा, ठीक है ना। जड़त्व आघूर्ण, और तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहेंगे टॉर्क, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम टॉर्क, जिसको कैपिटल टी से जो डिनोट करते हैं। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय जो है कि त्वरण, यानी कि दरवाजे वाली कंडीशन जब आती है तो उसको खोलते बंद करते हैं, तो जड़त्व आघूर्ण वही है। हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर जो है क्या है 28 है। कहता है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 सेंटीग्रेड जो है कि से गिराकर 3 सेंटीग्रेड कर दिया जाता है, ठीक है ना। पहले कि 9 सेंटीग्रेड गिराया जाता है, फिर तो ऐसा होगा तो क्या होगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन बी कहता है कि आयतन में जो है कि पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। ऑप्शन सी आयतन पहले, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, ठीक है ना। आयतन पहले बढ़ेगा और फिर जो है कि ये घटेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 29 की। एक बीकर में पानी पर बर्फ जो है कि तैर रही है। एक बीकर में पानी पर बर्फ जो है कि तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसी पर आधारित है, 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उतना ही रहेगा, क्योंकि जो है कि सेम पानी उसी का जो है कि में चीज़ों आकार में परिवर्तन हो रहा है, बाकी कोई चीज़ परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जो है कि जमने दिया जाता है तो बोतल फूट जाती है, क्यों? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो पानी, ठीक है ना, तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसका कारण क्या है कि तो पानी क्या है, बर्फ जमने पर क्या है, फैलता है, क्योंकि आयतन में वृद्धि होती है उसकी। अब हम आगे की बात करते हैं।
अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 31 की, तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि सड़क पर जो है कि घर्षण होती है। ठीक है ना। बर्फ से में जो है कि सड़क की अपेक्षा जो है कि कम घर्षण होता है, इसलिए बर्फ पर आसानी से चल पाते हैं, मतलब कठिन से चल पाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई बैरियर नहीं होता है जिससे पैर फिसल करके पीछे जाती है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि आगे 32 की। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है, तब जो है कि जहाज का स्तर क्या होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। का स्तर पहले जितना ही होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है कि बी, थोड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि उसमें जो है कि क्या है, नमक है, जो नमक जो इसके घनत्व को जो है कि क्या करता है, बढ़ा देता है, डेंसिटी को पानी के। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो लोहे की कील पारे में जो है कि क्यों तिरछी तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? ठीक है ना। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? तो पारा घन, सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है? घनत्व। जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो अपने से कम घनत्व वाले को जो है क्या है, ऊपर तैरने पे मजबूर करती है। तो पारे का घनत्व जो है कि बाकी चीज़ों से ज़्यादा है, इसलिए उस पर जो है कि लोहा जो है क्या होता है, तैर पाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है ना। लोहे का घनत्व तो पानी से जो है कि अधिक है और पारे से कम है, इसलिए ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 34 की। तो पानी का अधिकतम घनत्व कब होगा? तो पानी का घनत्व होगा ऑप्शन डी, -4 सेंटीग्रेड पे। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 35 की। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो उसका क्या अपवर्तित रहेगा? तो ये रहेगा ऑप्शन जो है कि डी। ठीक है ना। उसका घनत्व जो है कि नहीं बदलेगा। एक और जो क्वेश्चन आता है जो कई बार बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग जो है कि समुद्र की सतह के ऊपर रहता है और कितना भाग नीचे रहता है वाली कंडीशन है। तो इसका एक नियम होता है। ठीक है ना। तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो एक भाग नीचे रहेगा और मतलब प्लवन करते ऐसा कितना भाग जो है कि समुद्र की सतह से जो ऊपर आता है, तो 1/10, यानी कि 9 भाग जो है उसका पानी के नीचे रहेगा और सिर्फ एक भाग ही, 10 भाग का एक भाग सिर्फ ऊपर रहेगा और 9 भाग पानी के अंदर रहेगा। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की कि अगर हम बर्फ के 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगर बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाते हैं तो चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने के लिए 4 कारण दे रखे हैं। तो इसका सही कारण क्या है? कारण क्या है भाई कि जो है कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है क्या है, घट जाता है। दाब अधिक होगा तो गलनांक घट जाएगा, इसी वजह से। अब हम बात करते हैं आगे। हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? क्योंकि ऐसा होने की वजह से क्या है, जो हमारा ऑप्शन दे रखा है, तो कारण क्या है कि वायु दाब में क्या होती है, कमी होती है, इसके वजह से ऐसा होता है। ये यूपीपीसीएस 1992 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है भाई। अब हम बात करते हैं
ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे जो है कि तापमान पर उबलता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है भाई? क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है वहाँ पे जाते हैं तो ऊंचाई पे, ठीक है ना। वायुमंडलीय दाब में कमी हो जाती है, ऐसा इसलिए उनका जो है कि उष्णांक जो है कि नीचे आ जाता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन 40 की। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से हमेशा जो है कि ये अधिक होता है, वरना बुलबुला तो फूट जाता। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 41 की। तो वायु दाब मापी की रीडिंग जो अचानक गिर गई, इसका मतलब क्या है कि मौसम जो है कि हमारा तूफान आने वाला है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है वो है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो इसलिए पकता है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसलिए पकता है क्योंकि जो है कि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। दाब बढ़ाएंगे तो तापक्रम बढ़ जाएगा, तापक्रम बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि प्रेशर में तो ढक्कन बंद होता है तो दाब बढ़ता है, दाब बढ़ने से क्या है तापमान बढ़ता है और जल्दी पक जाता है। बात सीधी सीधी है। अब हम बात करते हैं, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा ये है 44। सूर्य से निरंतर ऊर्जा का सृजन किसके कारण होता है? तो ये होता है नाभिकीय जो है कि संलयन के कारण, ठीक है। 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। ये ऊर्जा में मिलती है नाभिकीय संलयन के कारण। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें जो गति ऊर्जा नहीं होती है? ये ऑप्शन ए है चलती हुई गोली, ऑप्शन बी बहता हुआ पानी, ऑप्शन सी चलता हुआ हथौड़ा और खींचा हुआ धनुष। तो खींचा हुआ धनुष यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? खींचा हुआ धनुष, क्योंकि अभी छोड़ा नहीं गया है, छोड़ने के बाद आगे एनर्जी ट्रांसफर होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। तो जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है, ठीक है ना, गति को अगर दुगनी कर दी जाए तो उसका गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो गति ऊर्जा हो जाएगा 1/2 mv² के नियम से उसकी हो जाएगी 48 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 49 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कौन सा जो है कि नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि न ऊर्जा द्रव्य का निर्माण होता है यानी कि सृजन होता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है? तो इसको कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुक क्यों जाता है? तो इसलिए भैया झुकता है कि वो गुरुत्व केंद्र के अंदर बना रहे, इसलिए, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, वरना वो बाहर फेंका जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन जो है कि 51 की। दूध से क्रीम निकालने के लिए कौन सा बल लगता है? तो ये एक लगता है कौन सा? अपकेंद्री बल, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से जो है कि पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान क्या होगा? लाया जाता है तो उसका क्या होगा? और इसमें क्या होगा?
इसका भार बदल जाएगा किंतु द्रव्यमान नहीं, क्योंकि द्रव्यमान तो भैया वही है मेन, तो गुरुत्व भार तो किसे गुरुत्वाकर्षण से बदलता है, बढ़ता है, घटता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 53 की। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना जो है कि भार कब अधिक मालूम होता पड़ता है, ठीक है ना। आप लिफ्ट में जा रहे हैं तो कब आपको भार जो है कि अधिक मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट जो है कि त्वरित गति से जो है कि ऊपर जा रही होगी तब ऐसा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो है कि क्वेश्चन नंबर 54 की। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कब कम होगा, जब वो लिफ्ट क्या है त्वरण तेजी से नीचे आएगी, त्वरण के साथ नीचे आएगी, तब ऐसा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन जो है लोलक की जो है कालावधि किस पर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है डोरी पे, ठीक है ना, डोरी की लंबाई पे। ऑप्शन जो है कि उसका होगा बी। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 57 की। लोलक की घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, सुस्त होने का कारण क्या है कि लोलक के जो है कि ऑप्शन इसका सी होगा कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है ना, जिससे जो है कि उसको दोलन करने में ज़्यादा समय लगता है और इसलिए जो है कि अंतराल थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 59 की। किसी लोलक की लंबाई ठीक है 14% बढ़ा दी जाए तो उसका जो है कि आवर्तकाल कितना बढ़ेगा, तो इसका अगर बात हम करें तो इसका जो है कि बढ़ेगा कितना, मात्र जो है कि 2% बढ़ेगा, हाफ होगा उसका। जितना हम जो इसका जो है कि लोलक की लंबाई बढ़ाएंगे उसका जो है आवर्तकाल उसका आधा बढ़ेगा, क्योंकि उसको पूर्ण चक्कर नहीं आधा चक्कर ही तो लगाना पड़ रहा है ना उसके हिसाब से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 60 की। हाँ नहीं, पहले उससे हम बात करते हैं 59 की। हाँ, बात करते कि पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे कहते हैं पवासो जो है कि अनुपात, किसको क्या कहेंगे, पवासो अनुपात। पार्श्व जो है कि विकृति यानी कि कोई भी चीज़ में पार्शियली जो है कि विकृति हो, अनुदैर्ध्य विकृति हो, ऐसा विकृति होता है तो उसके अनुपात को कहेंगे पवासो जो है कि अनुपात कहेंगे। ये रेलवे में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो है कि क्वेश्चन नंबर जो है कि 60 की। तो वर्षा की बूंद जो गोलाकार क्यों होती है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, तो ये होता है जो है कि सतही तनाव के कारण, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन जो होता है उसके कारण ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ है। तेल की दीप की जो है कि बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, तो केशिकत्व क्रिया के कारण चढ़ता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी, केशिका क्रिया या केशिकत्व क्रिया के जिसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 62 की। संयंता का जो है कि इकाई क्या है, तो इसका है पॉइज, इसका जो है कि मात्रक, इकाई मात्रक है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि प्लावनता संबंधित के वैज्ञानिक कौन थे, तो थे जो है कौन थे, हमारे आर्किमिडीज का सिद्धांत इन्होंने तो दिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 64 की। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे, तो ये संबंधित है ग्रीस से, ठीक है। ऑप्शन डी। अब हम आगे की क्वेश्चन करते हैं।
तो आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? 66 है। अपने उड़ान पथ पे और में अवरोधकों को जो है कि पहचान के लिए चमगादड़ कौन सा तरंग का इस्तेमाल करती है, कौन सा उपयोग करती है? तो ये करती है भाई 66 में ये करती है पराश्रवित तरंग जो है कि तरंगों का जो है कि उपयोग करती है। उसे जो है कि अपने रास्ते में आने वाले उसको क्या रिटर्निंग मिलता है कि क्या चीज़ें आगे है या नहीं है। पराश्रवित जो है कि होती है ध्वनियाँ जिसकी आवृत्ति कितनी होती है? ये होता है हमारा 67,000 मतलब 20,000 जो है कि हर्ट्ज से ज़्यादा इसका आवृत्ति होती है। अब आगे का क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है ये है पहले हमारा ये है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? तो ध्वनि तरंगे जो है कि लंबवत होती है, यानी कि लंबवत होकर के ये चलती है, प्रवाह करती है। अब हम बात करके श्रव्य ध्वनि का जो है कि प्रवृत्ति कहाँ आवृत्ति कितनी होती है? तो इसकी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 2000 हर्ट्ज के बीच में होती है, यानी कि इसके बाद ही तो पराश्रव्य ध्वनि आती है, श्रव्य ध्वनि के बाद। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? ठीक है ना, तो वो कितनी रहेगी? उतनी ही रहेगी, क्योंकि इसको दाब से कोई प्रभाव भैया नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसमें? तो होगी निर्वात में। ठीक है ना, ठीक है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ है। तो वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 300 जो है कि 32 मीटर प्रति सेकेंड। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 100 डेसिबल के शोर स्तर निम्न से किसके जो है कि संगत होगा? ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, ये आईएएस में आ चुका है। ठीक है ना, तो ये जो किसी मशीन की दुकान से जो आवाज़ आती है लगभग उतना ही के करीब करीब होगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यदि सितार और बांसुरी को एक ही स्वर में बजाया जाए, कहता है क्वेश्चन कि अगर सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से जो है कि ध्वनि उत्पन्न भेद किसके अंतर पर किया जा सकता है? ठीक है ना, किस पे कर सकते हैं भाई? तो केवल ध्वनि के गुणता पे। ठीक है ना, यानी कि ध्वनि की गुणता के आधार पे हम पता कर सकते हैं कि कौन जो है कि बांसुरी का है और कौन जो है कि सितार का है। तो हमारा वीडियो यही कंप्लीट होता है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।